वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के बीए फर्स्ट ईयर के बारे में, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर तीनों ईयर के बारे में, अर्थात तीनों सालों में कुल मिलाकर के किस किस टॉपिक से, अर्थात जियोग्राफी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात बीए फर्स्ट ईयर में क्या पूछा आता है और बीए सेकंड ईयर में क्या पूछा आता है और देन बीए से थर्ड ईयर में आपका क्या पूछा आता है। इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो शुरुआत से मैं बता दूं, वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो में आप लोगों को बने रहना है। कंटिन्यूटी अगर आपकी लास्ट तक रहेगी तो जाहिर सी बात है आज की वीडियो के अंतर्गत वो सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे जो अभी बीए फर्स्ट ईयर में है और सोच रहे हैं कि बीए सेकंड ईयर में हमको क्या पढ़ना है, जो अभी बीए सेकंड ईयर में है और सोच रहे हैं बीए थर्ड ईयर में हमको क्या पढ़ना होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या जियोग्राफी एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है या फिर इसको मतलब प्रैक्टिकल इसमें कितने नंबर का होता है। ये सारे मुद्दे जो होंगे आज के वीडियो को देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट्स नहीं बचेगा। या फिर हमारे छात्र एवं छात्राएं जो अभी से जो है इंटर पास करके आ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो बीए फर्स्ट ईयर में अगर जियोग्राफी ले लेते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे। इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा इसके लिए। और हम बीए फर्स्ट ईयर में जो है दो पेपर जो होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें समाहित होती हैं। एक प्रकार से अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे हम। और सिलेबस क्या मतलब, सिलेबस मतलब होता है हिंदी में पाठ्यक्रम। क्या कहते हैं उसको, पाठ्यक्रम कहते हैं। और पाठ्यक्रम आप जानते हैं शुरुआत से बचपन से लेकर के आज तक पाठ्यक्रम पढ़ते आए हैं। हालांकि कोई भी विषय वस्तु जब आप पढ़ने स्टार्ट करते हैं या फिर शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको उस विषय वस्तु का पाठ्यक्रम समझ लेना चाहिए, यानी सिलेबस पहले पढ़ लेना चाहिए कि आखिरकार आपके सिलेबस में क्या वर्णित है, आपके सिलेबस में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या चीज़ें नहीं मेंशन करी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट्स होगा कि क्या हमारा जो है सिलेबस में 30% की कटौती हुई है अन्यथा नहीं हुई है। इन सभी मुद्दों पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए बात कर लेते हैं जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। और भूगोल आपको पता होगा जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना होता है और इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। भूगोल के जनक जो है हिकेटियस महोदय आपके हैं। हालांकि आपसे पूछे कि व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है तो इरेटास्थनीज है। कौन है? इरेटास्थनीज है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बीए फर्स्ट ईयर में यह प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है। यह यूनिवर्सल क्वेश्चन यानी सार्वभौमिक प्रश्न है। सार्वभौमिक प्रश्न का मतलब होता है जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात सूरज हमेशा पूरब से उगता है या पूरब से मतलब निकलता है। या फिर आप बोल सकते हैं जो सन जो होता है हमेशा क्या होता है, पश्चिम दिशा की ओर क्या होता है, अस्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे सूर्य की जो है क्रिया होती है उदेति सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में क्रूपता, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से सार्वभौमिक कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनकी कटने की कोई संभावना नहीं होती है। तो यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो होता है किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। साथ ही साथ यह भी प्रश्न आपको यह पता होना चाहिए अगर कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं तो उसके इतिहास के बारे में वह शब्द जो बना है, मतलब अर्थात भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। आप संस्कृत में लेंगे तो भू प्लस गोल से बना है, अर्थात गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। जियो प्लस ग्राफिया, जियो मतलब होता है पृथ्वी अर्थात अर्थ, और ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना अर्थात डिस्क्रिप्शन। अब इसको हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन जो विषय करता है उसी को, पृथ्वी का अध्ययन जो विषय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल कहते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आज की वीडियो में यह बात नहीं बताने वाले, सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में परिप्रेक्ष्य मेरा यह है कि बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना होता है, बीए सेकंड ईयर में और बीए थर्ड ईयर में क्या पढ़ना होता है। इन तीनों ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं, क्या आप जो थर्ड ईयर वाले हैं क्या उनको एमए करना चाहिए जो है जियोग्राफी से, उसको भी मैं बताऊंगा। और जियोग्राफी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हालांकि जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यानी भूगोल जिसको आप कहते हैं, तो भूगोल जो होता है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में आप ध्यान रखेंगे जियोग्राफी। हालांकि ये जो है ये बड़ा जो है सभी को पता होगा, इतनी बात की जियोग्राफी को कहते हैं। ये जियो और ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर के बना। हिंदी में बात करेंगे संस्कृत में तो भू और गोल दो धातुओं से मिलकर के बना है। संस्कृत के शब्दों को हम धातु कहते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर में जब पढ़ते बात कर ले बीए फर्स्ट ईयर की मेरे प्यारे दोस्तों कि बीए फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ते हैं, क्या
बीए फर्स्ट ईयर में हम जो है जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, अर्थात बीए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में क्या क्या हमको पढ़ना होता है, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो होती हैं वह बांटती हैं और किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है जो सब्जेक्ट के बीच में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर में आप पहुँचते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में आपको मेरे प्यारे दोस्तों 2 पेपर आपके होने होते हैं। 2 पेपर होते हैं, मतलब तो पहला पेपर आपका जाहिर सी बात है पेपर 1 होगा। पहला पेपर क्या है, पेपर 1, और दूसरा पेपर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे पेपर का आपके नाम होता है पेपर 2। ये तो कॉमन सी बात है। आप सोचेंगे सर जी ये सीधे सीधे क्या बता रहे हैं। अब पेपर 1 का भी एक नाम होता है और पेपर 2 का भी एक नाम होता है। जैसे आपका जो है नाम तो है ये पर्सनली वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन राशि का नाम आपके कोई कोई जानता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती। पेपर तो होता है 2, ये तो आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, या फिर जो नहीं पढ़ रहे वो भी जानते हैं कि हाँ बीए में 2 पेपर होते हैं। लेकिन ये पेपर 1 में जो पूछा जाता है वो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में अगर फिजिकल ज्योग्राफी दिया गया है तो फिजिकल ज्योग्राफी क्यों दिया गया है। पेपर 2 में मानव ज्योग्राफी दिया गया, अर्थात मानव भूगोल दिया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी, तो क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, इन सभी मुद्दों पर अभी मैं बता दूंगा। ओके, बात कर ले पेपर 1 का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त। तो पेपर 1 का नाम है आपका क्या, बहुत ही ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। पेपर 1 का नाम है भौतिक भूगोल। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त, भौतिक भूगोल, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिकल, क्या कहते हैं, फिजिकल जियोग्राफी। क्या, फिजिकल जियोग्राफी। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। सेकंड पेपर क्या होता है, मानव भूगोल। क्या, मानव भूगोल। ओके, मानव भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये पेपर 2 का नाम ये है और पेपर जो है 1 का नाम ये है। ध्यान रखेंगे ये 2 पार्ट होते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ज्योग्राफी में अभी तो आपको नहीं पढ़ना ही पड़ेगा कि ज्योग्राफी को कितने भागों में हम बांटते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन आप ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो बड़े लेवल पर, जब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं तो दोस्त थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर होता है जियोग्राफिकल थाट्स। क्या होता है, जियोग्राफिकल थाट्स जो होता है उसमें आप पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी में किन किन जो है ये भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या योगदान रहा है उन सभी को देखेंगे। भूगोल के इतिहास के बारे में वहाँ पे देखेंगे। किसमें, तो किसमें देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बीए थर्ड ईयर में देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे जो है जियोग्राफिकल थाट्स, अर्थात भौगोलिक विचारधारा या फिर भौगोलिक चिंतन। ओके, हम बात कर ले हम भौतिक भूगोल। अब बीए थर्ड ईयर में चूंकि भौतिक भूगोल क्यों दिया गया, चूंकि भौतिक भूगोल वो बच्चे जानता, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, मतलब कि जो साइंस साइड पढ़ने के बाद में बीए अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ 60% लोग आर्ट साइड वाले ही बीए करते हैं, लेकिन 40% ऐसे साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने के बावजूद भी जो है बीए की पढ़ाई करते हैं। तो उसमें जब पहले चरण में आते हैं भौतिक भूगोल में, तो भौतिक भूगोल यहाँ जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है, भौतिक, भौतिक विज्ञान आपने पढ़ा होगा। भौतिक विज्ञान जो पढ़ा होता है उसके नियमावलियाँ बहुत सारी होती है, मतलब विज्ञान एक प्रकार से। तो जो भूगोल का पहला पार्ट होता है ये भौतिक भूगोल, यह कंसेप्चुअल होता है, ये अवधारणात्मक सब्जेक्ट होता है। जबकि जो मानव भूगोल होता है या व्यवहारिक मतलब व्यवहारिकता पर आधारित है, यह वैज्ञानिकता पर आधारित है। पेपर 1 आपका और पेपर 2 जो है आपका ये मानवता अर्थात व्यवहारिकता पर आधारित है। तो वैज्ञानिकता प्लस व्यवहारिकता जब दोनों को मिला देते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी अर्थात भूगोल कहते हैं। भूगोल बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बस क्या करना चाहिए, जियोग्राफी को क्या करना चाहिए, जियोग्राफी को जीना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या करना पड़ता है, तो जियोग्राफी को आपको जीना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जैसे भौतिक विज्ञान आपने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ नियमावलियाँ होती हैं। इनमें से आप देखते भौतिक भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप जैसे कि पढ़ते पहले स्थल मंडल, क्या पढ़ते हैं, स्थल मंडल। उसके बाद में आप पढ़ते हैं जो है जल मंडल, बोल सकते हैं जल मंडल। अब उसमें जो है आगे पीछे कुछ हो सकता है, वायुमंडल। ओके, ये सब पढ़ते हैं इसमें। और वायुमंडल उसके बाद में क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, जैवमंडल। ओके, ये सारे मंडल पढ़ते हैं। अब स्थल मंडल में भी कई प्रकार की आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के बाद में आप जैसे पृथ्वी के ऊपरी परत के बारे में हो गई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सारे मुद्दे को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी वगैरह, पृथ्वी में रासायनिक क्रिया की जो सियाल है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बना है, सीमा है,
ये सियाल सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है। NiFe मतलब कि जो है निकिल और फेरस से बना है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है सुयश महोदय ने बताया। तो इन सभी मुद्दों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जनरली अगर मैं बात करूं तो यह जो भौतिक भूगोल होता है यह वैज्ञानिकता पर आधारित होता है। मैं BA थर्ड ईयर का यहाँ पर एक कोटेशन देना चाहूँगा। भूगोल को हम 2 भागों में पहली बात बांटते हैं। भूगोल को कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में हम बांट के पढ़ते हैं। पहली शाखा मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है? पहली शाखा अगर हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से या वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता के हिसाब से अगर कैटेगराइजेशन करें तो आप देखते हैं पेपर मतलब भौतिक भूगोल और जो है मानव भूगोल। अब यहाँ पर देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल तो हो गया। ये क्या हैं? ये 2 शाखाएं हैं, लेकिन इन्हीं की बहुत सारी उप शाखाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसी में आपका जो जितने भी वैज्ञानिकता पर आधारित सब्जेक्ट होंगे ज्योग्राफी के, जैसे भूगणित विज्ञान हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, या इसी प्रकार से आपके जो है स्थल का विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया। जलमंडल के अंतर्गत ही आते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र के अंतर्गत जो नितल होते हैं, तलातल होते हैं, उन सभी को जो निमग्न तट होते हैं, जो ढाल होते हैं, प्रवणता जो होती है जो है वो सारे मुद्दे हम इसके अंदर देखते हैं। वायुमंडल में आप देख लेते हैं जो गैसें वगैरह होती हैं, जैसे कि आपका क्षोभ मंडल क्या है, क्षोभ मंडल के बाद में आपका जो है आयन मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है। इसी प्रकार से आप बाह्य मंडल को पढ़ते हैं, समताप मंडल को पढ़ते हैं। तो वैसे क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल पड़ता है, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल पड़ता है। यह जो है प्रक्रिया यह क्रम चलता रहता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम इसको जनरली पढ़ते हैं। जैसे स्थल मंडल में आप पढ़ते हैं पृथ्वी की संरचना वगैरह के बारे में, पृथ्वी पर उच्चावच के बारे में। उच्चावच जानते हैं क्या होता है? उच्चावच जैसे कि एक पूछता है आपसे प्रश्न की जो बताइए इनमें से प्रथम श्रेणी का उच्चावच कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच कौन सा है। ध्यान रखेंगे जिसमें ये BA थर्ड ईयर वाले या सेकेंड ईयर वाले देख रहे हो कि ये BA फर्स्ट ईयर का सर जी बता रहे हैं, यह फैक्टर जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में निभाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए पहले इसको पढ़ा जाता ताकि आपका जो बेसिक हो मजबूत हो जाए। अर्थात आपको जो ज्योग्राफी में बहुत टर्म्स आते हैं, जो बहुत सारे विधिवत रूप से जो घने शब्दावलियाँ आती हैं ज्योग्राफी में, अगर बच्चा कहीं भी जो है कन्फ्यूज़ होता तो इसी में जो इसकी शब्दावली जैसे अनाच्छादन, अपक्षय, निक्षेपण, इसी प्रकार से आप देखते हैं मग्न तट, निमग्न तट हो गया, ढाल, प्रवणता, उच्चावच, ये सारे ऐसे शब्दावलियां हैं जो कि पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। और पारिभाषिक शब्दावलियां वह शब्दावलियां होती हैं जिनकी एक एक लंबी मतलब एक एक हाथ की परिभाषा, मतलब एक एक हाथ की मतलब कि 4-6 पन्ने, मतलब 4-6 पन्ने नहीं, एक आध पेज की परिभाषा उनकी होती है जनरली। अगर उनको हम कैटेगराइजेशन अपर्दन को हम विभाजित करना चाहें तो अपर्दन में भी कई प्रकार का अपर्दन होता है। सोल इरोजन होता है, मतलब कि मृदा अपर्दन हो गया, वायु अपर्दन हो गया, कई प्रकार के अपर्दन होते हैं। और उसके बाद में आपका जो है तमाम प्रकार के अपर्दन होते हैं, तमाम सारे कारक होते हैं उसको अपर्दन करने वाले। उन सभी मुद्दों पर हमको चर्चा करनी होती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं पे स्थल मंडल में आप पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, पहाड़ कैसे बने, पठार कैसे बने, ज्वालामुखी कैसे आता है, भूकंप कैसे आता है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वैसे जिस दिन मैं ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा या फिर जिस दिन मैं जो है भूकंप पढ़ाऊंगा, इन सभी मुद्दों को जब पढ़ाऊंगा एकदम से जान लीजिए ज्वालामुखी आपके सामने लगेगा कि आपके बगल में निकल रही है, ऐसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, एकदम से जो है मोहब्बत करवा दूंगा आपको टॉपिक से। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इतना अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके माइंड तक मेरी सारी बातें चली जाएंगी। ओके, ध्यान रखें जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, हालांकि अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अभी जब जल्द ही आपके चैनल पर ये सारे के सारे टॉपिक जो होंगे बिल्कुल जैसे कि स्थल मंडल पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, जल मंडल पढ़ा दूंगा, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, जैव मंडल सब पढ़ा दूँ। मतलब वायुमंडल में ही क्षोभ मंडल, ये सारे मंडल हमने पढ़ा दिए वैसे, लेकिन पढ़ा भी दूंगा। जैव मंडल जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इन सभी के बारे में, यहाँ पे पर्यावरण के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। हालांकि जो जैव मंडल में आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं यह एक छोटा सा भाग होता है, लेकिन इसीलिए BA थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं, BA थर्ड ईयर में आपको एक पेपर दिया जाता है। BA थर्ड ईयर का जब आप पढ़ते हैं, BA थर्ड ईयर में आप सेकंड पेपर पढ़ते हैं, उसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज को हिंदी में हम कहते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। तो एक पेपर इसीलिए दिया था ताकि जो है यहाँ पर जो आप पढ़ लेते हैं जैव मंडल के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर दे दिया जाता है। ध्यान रखिए इतनी बात। तो ये होता है आपका BA फर्स्ट ईयर में जब आप भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में कहीं ना कहीं पे आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि विज्ञान, वर्षा कैसे होती है यहाँ पर जानेंगे, ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने के तदुपरांत ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा होती है उसमें जैसे जैसे वृद्धि होती है, उसके बाद में आपका क्या होता है, ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े
बड़े टुकड़े होते हैं, जब वही पिघलते हैं तो उसी को मतलब वही बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं पहाड़ों पर्वतों पर के ऊपर जमा होते हैं, उन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं। और जब यही ग्लेशियर पिघलते हैं, इन्हीं ग्लेशियरों से नदियाँ निकली होती हैं, और जब ग्लेशियर गर्मी पा करके पिघलते हैं तो नदियों का जलस्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। नदियाँ बढ़ने लगती हैं, नदियाँ क्या होने लगती हैं, नदियों में पानी जो होता है बहुत अधिक मात्रा में बहने लगता है। इसके तदुपरांत नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, बाढ़ आता ही आता है, उसके साथ ही साथ और भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ आने से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जलमंडल के कारण से यहाँ पर जैवमंडल पर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सभी मंडलों को हम साथ में करके पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि स्थलमंडल कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है जलमंडल से, जलमंडल और स्थलमंडल जुड़े हैं वायुमंडल से, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल कहीं ना कहीं पे ये जैवमंडल से जुड़े हैं। जो कि जो है जल में भी जो है कहीं ना कहीं पे कुछ वनस्पतियाँ और उसके बाद में जीव जंतु निवास करते हैं। वायु में भी ऐसा है, और जल में मतलब जल में, वायु में और स्थल में सभी पर जो है वनस्पतियाँ, जीव जंतु इत्यादि निवास करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं पे जितने भी भौतिक भूगोल में मंडल वगैरह आप पढ़ते हैं, स्फीयर, मंडल को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, इस सही कहीं ना कहीं पे सभी लोग जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए हमको यहाँ पर शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि इन सबका इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, अंतर संबंध क्या होता है। इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे दोस्त। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि मैं जो है एकदम से आपको यह एक जो है क्यों ऐसा पूछा जाता है इस पर हमने चर्चा करी है। ओके, तो यार एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये तो एकदम से बिल्कुल आपके माइंड में घुसा दूंगा। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हुआ, पर्वत निर्माणकारी जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, या फिर चाहे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हुआ कि महाद्वीपों का क्या हुआ है, प्रवाह हुआ है, महाद्वीपों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। इन सभी मुद्दों को आपके माइंड तक पहुँचाना किसका काम है, शिवम का काम है, शिवम शुक्ला का काम है, शुक्ला HD पॉइंट का काम है। आपके साथ दिन प्रतिदिन मेहनत करता हूं मैं और आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा देना है। अगर यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आपने पहुंचाया तो जाहिर सी बात है मैं सारा का सिलेबस जो होगा आपका पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बस इस वीडियो पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल में समझ में आया, वही पर्वत पहाड़ कैसे, पठार कैसे बनते हैं, पृथ्वी पहले कैसी थी, पहले जैसे पृथ्वी थी तो पृथ्वी और पैंथालासा, पैंजिया क्या था, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पैंजिया, पैंथालासा क्या था, टेथिस सागर क्या था, भूसन्नति किसे कहते हैं, ठीक, ये सब मैं बताऊंगा। द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, गल्फ और बे में क्या अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड जो है बे, इन दोनों में क्या अंतर होता है, खाड़ी और जो है एक जो खाड़ी होती है तो हिंदी में तो खाड़ी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहीं कहीं देखते होंगे कि गल्फ ऑफ जो है ये मतलब गल्फ ऑफ जो है खंबात, या फिर बे ऑफ बंगाल सुना होगा। तो बे और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी मुद्दों पर जब ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बुक्स वगैरह देखने की। यह बात आप ध्यान रखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जो आपसे जो है पूछा जाता है कि वायु के द्वारा कौन सी जो है स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जल के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ, जैसे कि तमाम सारी घाटी वगैरह बनाई जाती हैं, वो नदियों के कारण बनती हैं। पर्वतों के जो घाटी क्या होती है, घाटी सिंपल सा बात है, घाटी यार इसे पर्वत हो गया, ये पर्वत के बीच का जो भाग है ये घाटी हो गया। इसको ऊपर वाला जो उठा है इसको हम अपनति कहते हैं और इसको नीचे वाले को अवनति कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सारे के सारे मुद्दे जो अपर्दन, अपक्षय, अनाच्छादन, ये सारे हैं। चूँकि अनाच्छादन बराबर होता है अपर्दन प्लस अपक्षय, अपक्षय और अपर्दन को मिला देते तो अनाच्छादन बनता है। ये सारी की सारी जटिल प्रक्रियाएँ जो होगी सब इसी में होगी। भूकंप से लेकर के ज्वालामुखी तक की जितनी भी क्रियाएँ होती हैं सबकी सब क्रियाएँ किसके अंतर्गत होती हैं, इसी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सारी के सारे मुद्दों को पढ़ लेते हैं। इसलिए एक प्रकार से बेसिक जानकारी अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में हमको यहाँ से पता चलती है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, यह बात ध्यान रखेंगे, वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आज पूरे के पूरे ज्योग्राफी का पोस्टमार्टम होने वाला है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो भौतिक भूगोल समझ में आया इतनी बात। हालांकि मैंने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पे नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपके संकलित हैं, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इन्हीं चारों पर जो है आपके बेस्ड होंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे किसी दिन। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और भी हम मानव भूगोल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है, उसके बाद में हम BA सेकंड ईयर पर आते हैं और BA सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। BA फर्स्ट ईयर वालों आप पूरा देखेंगे, यह बात ध्यान रखें, क्योंकि आपको BA थर्ड ईयर में जाना, फर्स्ट ईयर में कभी कभी फर्स्ट ईयर में प्रश्न पूछ लेता है BA सेकंड ईयर से, और सेकंड ईयर में कभी कभी थर्ड ईयर से प्रश्न पूछ लेता है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चले
ह्यूमन ज्योग्राफी जैसा कि आपको पता है नाम से ही मानव, मानव को पकड़िए, मानव भैया मानव के बारे में अध्ययन। अब मानव के बारे में वैसे तो अध्ययन कौन करता था पहले, एंथ्रोपोलॉजी के तहत हम करते थे, अर्थात मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे, है ना, ऐसा तो है, मानव शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जैसे मानव कहाँ पर पाया जाता है, उसकी प्रजातीय भिन्नता क्या क्या है, उसका भौगोलिक क्षेत्र, तो मानव से संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। तो यह मुद्दा इसीलिए यहाँ पर एक जो है किया गया। जैसे इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम जैसे जनसंख्या वगैरह के बारे में, जनसंख्या हो गई आपकी, जैसे बस्ती वगैरह कैसी हैं, वो कैसे बसे हैं, गांव क्या होता है, ये सब हालांकि जो है सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, कस्बा नगर ये सब इसमें अब हम पढ़ते हैं। उसके अंदर जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं, जनजातियों के बारे में, और प्रजातियों के बारे में, प्रजाति ठीक है, प्रजातियों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी के बाद में हम बहुत सारे मुद्दों को ऐसे चलते हैं, जैसे कि इसमें माल्थस की थ्योरी वगैरह हम देखते हैं, माल्थस महोदय की थ्योरी भी देखते हैं, ये जनसंख्या से संबंधित है। इन्होंने कहा कि गुणोत्तर श्रेणी में जो होता है वह जनसंख्या बढ़ती है, और जो है समानांतर श्रेणी में क्या बढ़ता है, समानांतर श्रेणी में आपकी जो है उपयोग की वस्तुएं बढ़ती हैं, उत्पादन के साधन बढ़ते हैं। तो जो है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ओवरऑल मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, मानव प्लस जो है प्रकृति, तो मानव प्लस प्रकृति या फिर पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है, इंटररिलेशनशिप, इससे संबंधित आपका जो है तमाम सारे संभववाद, निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद, प्रगतिवाद, ये सारे के सारे वाद आप इसमें पढ़ते हैं, प्रकृतिवाद, ये सारे के सारे जो है वाद वगैरह आप जो है मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं कि मानव के क्रियाकलापों से प्रकृति किस प्रकार से प्रभावित होती है, और प्रकृति के जो है तदुपरांत प्रकृति के परिणाम स्वरूप प्रकृति किस प्रकार से मानव को कंट्रोल करती है। इसी में आपने एक सिद्धांत देखा होगा, रुको एंड जाओ सिद्धांत, उस सिद्धांत को भी हम बता चुके हैं, हालांकि उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मानव भूगोल में सारे मुद्दे को हम पढ़ते हैं। मानव भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या। क्या जनसंख्या, आप जनसंख्या से लगभग यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि आप भारत के संदर्भ में रह के पढ़ रहे हैं तो भारत की जनगणना के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ध्यान रखेंगे भारत की जनगणना जो लेटेस्ट जनगणना होती है वहाँ से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात 2011 की जनगणना से प्रश्न तो पूछेगा ही, साथ ही साथ अगर 2021 की जनगणना जो है हो जाती है, इसे होगी नहीं अभी, अगर हो जाएगी तो 2021 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और 2011 के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच में कभी कभी जो है तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है, ओके, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक, ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन जब कहीं मान लेते हैं कि पूछ ले से क्षेत्रीय भूगोल में कभी कभी आपसे कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, 2011 में जनगणना और 2021 तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर ध्यान रखें 2011 और 2001, जैसे अभी तो आपकी जनगणना होने जा रही है, तो आपको 2001 के बारे में और 2011 के बारे में, जनगणना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे आपको यह बात जाननी अति आवश्यक थी कि जो आखिरकार हम पढ़ते क्या हैं इसमें मानव भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। जैसा नाम से पता, मानव के क्रियाकलापों के बारे में पढ़ेंगे, मानव कैसा भिन्न है, जैसे कि हमारा माथा चौड़ा है, हमारा गाल दबा हुआ है, हमारी नाक थोड़ी लंबी है, मतलब ये मैं अपनी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ शरीर का। इसी प्रकार से तो मैं किस प्रजाति से संबंधित हो, हमारी जनजाति क्या है, हम किस प्रजाति के बने हुए लोग हैं, क्या मैं आर्य प्रजाति हूँ या द्रविडियन प्रजाति हूँ या मंगोलाइड प्रजाति हूँ मेरे प्यारे दोस्त, या रेड अमेरिकन हूँ या फिर मैं अफ्रीकन प्रजाति का हूँ, किस प्रजाति का मैं हूँ, यह बात हमको बताती है, यह सब्जेक्ट हमको बताता है कौन, तो वह बताता है मेरे प्यारे दोस्त मानव भूगोल। क्या बताता है, मानव भूगोल यह बताता है कि आप एक समूह के लोग, जैसे मान लेते हैं चाइना के लोग कैसे मेरे प्यारे दोस्त, चाइना के लोग आपके कैसे हैं, चाइना के लोग आपके देखिए छोटे छोटे होते हैं, इसे मतलब इतने छोटे नहीं होते हैं, हालांकि बड़े होते हैं लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे होते साथ ही साथ कहते हैं मतलब गोरे गोरे एकदम से पहाड़ी जैसे होते हैं। नेपाल वगैरह के लोग लगभग एक ही जैसे मिलते होते। भूटान, अपने असम वगैरह में जाएंगे जब, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि जो पूर्वोत्तर के राज्य है, सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्किम, जब इन सभी को मिला लें अलग देशों में देखेंगे तो यहाँ पर जो है इनका जो है नाक वगैरह थोड़ी चपटी होती है, नाक दबी होती है, माथा थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है, उसके बाद में माथा चौड़ा क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, और इसी प्रकार से मतलब उनकी बनावट थोड़ा अलग होती, फुर्तबाज होते हैं। तो ये कैसे प्रजाति हैं, इन प्रजातियों को हम कहते हैं, प्रजाति का क्या नाम है, मंगोलाइड। क्या,
लाइट प्रजाति। ध्यान होगा आपको मंगोल जो है प्रजाति, मंगोलों का बहुत आक्रमण हुआ था और चंगेज खां का नाम सुना होगा, वो मंगोल ही था। तो कहीं ना कहीं पे मंगोल प्रजाति यहाँ पर निवास करती है। इसी प्रकार से भारत के दक्षिण भाग में आपके द्रविडियन प्रजाति रहती है। इसी प्रकार से आपकी अगर बात करें उत्तर भारत में हम लोग कौन हैं, तो उत्तर भारत के लोग आपके आर्य प्रजाति हैं, हम लोग आर्य हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं पे हमारी लोगों की प्रजाति अभी निश्चित नहीं हुई है, ऐसा कहना उचित ना होगा कि हम आर्य हैं, लेकिन हाँ सर्वसम्मति अगर बात करें सभी अधिकतर लोगों की तो इसी पर हुई है कि हाँ हम लोग आर्य ही हैं। और लेकिन अगर दक्षिण भारत वाले हम लोगों को मूल भारतीय नहीं मानते हैं। हालांकि जब जियोग्राफिकल रीजन से हम देखते हैं तो अगर मैं बात करूं, पहले जो है अफ्रीका से कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी का टूटा और वह जो है बहते हुए वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग वह बहते हुए आया और बहते हुए आकर के यहाँ पर टेथिस नामक भूसंधि से टकराया और जो उसके मलबे थे वो ऊपर उठे और एक बड़े विशाल भूखंड के रूप में एक पर्वत का, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। और जिस पर्वत को हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है इसी हिमालय पर्वत पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। मैं एक प्रकार से आज की वीडियो में खुल करके बंधन मुक्त होकर के इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि आखिरकार जियोग्राफी में क्या पूछा जा रहा है और जियोग्राफी जो होता है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। कुल मिलाकर के जियोग्राफी का पोस्टमार्टम हो रहा है, बाकी इसमें कोई टॉपिक वगैरह के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, जब मैं टॉपिक पढ़ूंगा तो टॉपिक के तहत तक घुस जाऊंगा, उसका भी पोस्टमार्टम कर लूंगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं बताने का प्रयास यह कर रहा था कि जो आपका जो है माउंट एवरेस्ट चोटी है या फिर टॉप 10 चोटी आप देखेंगे तो लगभग आपके जो है हिमालय से होंगी। हिमालय कैसा पर्वत आपसे पूछता है, क्या है, वलित पर्वत है। हिमालय क्या है, वलित पर्वत। वलित पर्वत अब वलन पढ़ते हैं, वलन समवलन ये सब पढ़ते हैं आप किसमें, भौतिक भूगोल में, कि ये चीज़ जो प्रक्रिया होती है ये वलन की प्रक्रिया होती है। पर्वत पहाड़ जो ऐसे बने होते हैं, ये देखिए ऐसे। अब पहाड़ों पर्वतों में आपने देखा होगा हिमालय पर कई जो है हिमालय हैं। ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, उसके बाद में लघु हिमालय हो गया, तमाम प्रकार के हिमालय बटे हुई हैं। और हिमालय आपका जो इधर भी आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत लोगों ने कहा कि यह भी जो है क्या है, यह भी एक प्रकार से हिमालय का ही हिस्सा है। और जो पूर्वोत्तर की गारो खासी जयंतिया इत्यादि पहाड़ियाँ हैं यह भी हिमालय का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं पे जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार चर्चा कर लेंगे। हिमालय में पढ़ेंगे इसमें भौतिक भूगोल में, अर्थात अगर इसमें नहीं पढ़ते हैं हम, ऐसा कि मतलब विस्तार से अगर हिमालय के बारे में पढ़ना होगा तो भौतिक भूगोल में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बीए सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हिमालय के बारे में, गंगा नदी के बारे में, सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, वो आपके सिलेबस में संकलित होगा। तो यहाँ पर मानव भूगोल संबंधित सारी बातें समझ में आएगी, उनकी प्रजाति विविधता क्या होती है, प्रजातियों से रिलेटेड आपका चैप्टर लगभग हमारे दूसरे चैनल बीए करेकर पर उपलब्ध है, उसको देख लेंगे। ओके, प्रजाति का जो है वर्गीकरण हमने किया है कि कौन से व्यक्ति कौन से प्रजाति के होंगे, प्रजातियों की जो है कैसे पहचाने, उनका रंग कैसा होता है। जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे तो लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग मिलेंगे, काले काले खूब मिलेंगे। ऐसे वेनेजुएला में जब आते हैं, वेनेजुएला की जो औरतें होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, इसीलिए वहाँ की सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरियाँ कहाँ से निकलती हैं, वेनेजुएला से ही निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो प्रजातीय विभिन्नता या भिन्नता होती है मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, और मानव भूगोल के अंतर्गत और भी बहुत सारे जो है हम चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे मुद्दे आप बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, एक तो भौतिक वाला पक्ष और एक मानव वाला पक्ष। इसी में तमाम सारे पक्ष होते हैं, भौतिक में और मानव में भी कई सारे पक्ष होते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, आप इसको देख लेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे, भूगोल का वर्गीकरण नाम से चैनल मतलब होगा, बीए थर्ड ईयर के लिए हमने पढ़ा, उसको देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं बीए सेकंड ईयर में क्या पूछा जाता है। बीए सेकंड ईयर में बात करेंगे क्या पूछा जाता है। ओके, चलिए। हालांकि बीए सेकंड ईयर में भी आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, ये मैं किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बता रहा हूँ, यह बात ध्यान रखेंगे। अधिकतर मतलब कि अधिकतर सभी यूनिवर्सिटीज़ में जियोग्राफी का पूछने का जो फंडा है वह यही है। ओके, अगर मानव भूगोल पढ़ेंगे भैया, जो हमने टॉपिक्स बताए यही पढ़ना पड़ेगा, और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भी यही पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोई चैप्टर नहीं बनाएगी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े ही ध्यान से हम समझते हैं कि बीए सेकंड ईयर में क्या पढ़ना होगा। बीए फर्स्ट ईयर वालों बहुत ही ध्यान समझेंगे, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले और बीए थर्ड ईयर वाले तीनों लोग बड़े ही ध्यान से वीडियो को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त बीए किसकी, बीए सेकंड ईयर की। ओके, ध्यान रखेंगे बीए सेकंड ईयर के बारे में। इसमें भी पेपर जो होता है आपका 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है एक, और एक होता है क्या, पेपर 2। ओके, पेपर 2 होता है एक, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए दोस्तों,
तो बीए सेकेंड ईयर में जब हम पहुंचते हैं, बीए फर्स्ट ईयर का आपने जो है क्राइटेरिया पार किया, 1 साल मेहनत करने के बाद में रिज़ल्ट आया आपका, और उसके बाद में आप बीए सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं। बीए सेकेंड ईयर में पहुंचने के बाद में आप बीए फर्स्ट ईयर को पास करने के बाद में आप बीए सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं। और बीए सेकेंड ईयर में बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट और बहुत ही सहज जो है आपका भूगोल का कैटेगराइजेशन होता है। पेपर 1 और पेपर 2, इसमें भी 2 ही भाग होते हैं, 2 ही पेपर आपके बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। पेपर 1 का नाम है क्या? पेपर 1 का नाम है आपका क्या? आर्थिक भूगोल। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? आर्थिक भूगोल नाम है इसका। ओके, आर्थिक भूगोल क्या नाम है? आर्थिक भूगोल, जिसको हम अंग्रेजी में अगर कहें, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इकोनॉमिक। क्या? इकोनॉमिक जियोग्राफी, या फिर आप जो है इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल के बाद में आप दूसरे पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ते हैं? भारत का भूगोल। या बात ध्यान रखेंगे, यानी इसको हम कहते हैं मतलब इंडियन जियोग्राफी। ओके, इंडियन जियोग्राफी, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो आर्थिक भूगोल और भारत का भूगोल। अब देखेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर यह चीज़ आती है कि आखिरकार हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है। इन दोनों मुद्दों पर बड़े ही विस्तार से चर्चा करनी होती है। हालांकि भारत का भूगोल आप जो है आपके सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग जो है भारत के भूगोल में आपका जो सिलेबस में संकलित है वही सिलेबस सेम का सेम आपका भारत के भूगोल के अंतर्गत एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। एसएससी या फिर यूपीएससी वगैरह की मैं बात करूं, या फिर जो है पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में जो भारत के भूगोल का सिलेबस होता है वही भारत के भूगोल का सीधे सीधे बीए में दिया होता है। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़े, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, इनको भी मैं बताऊंगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो पेपर 1 आर्थिक भूगोल, पेपर 2 भारत का भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, बीए सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक पक्षों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आर्थिक भूगोल में सबसे पहली बात तो क्या हो गई आपकी? कृषि। क्या हो गई? कृषि। अब मैं टॉपिक बता रहा हूँ सीधे सीधे, एग्रीकल्चर हो गया आपका, कृषि। ओके, इसी के बाद में जैसे कि पहले तो आप पढ़ते हैं, अब आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो आर्थिक भूगोल की परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, आर्थिक भूगोल का मतलब पढ़ना पड़ेगा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एंड आप पढ़ेंगे क्या जो है स्कोप तो हो गया, उसका नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? आर्थिक भूगोल यानी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सारे मतलब आर्थिक भूगोल की अवधारणा जिसको कहते हैं, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, आर्थिक भूगोल का अर्थ, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, ये सारे के सारे मुद्दे पढ़ने के बाद में हम पहुंचते हैं कृषि के बारे में देखते हैं। कृषि के बाद में आप इसी कृषि में जो है उद्योग वगैरह के बारे में देखते हैं, और इसी कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन, ठीक है, पशुपालन के बारे में भी हमको कहीं ना कहीं पढ़ना होता है, उद्योग धंधों के बारे में हमको पढ़ना होता है। उसी के बाद में उद्योग धंधों के साथ ही साथ उद्योगीकरण कैसे हुआ, उद्योगीकरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। उद्योगीकरण का अगर उद्योगीकरण पढ़ते तो उसके साथ हमको नगरीकरण देखना होता है कि नगरीकरण क्या होता है। नगरीकरण जो होता है कहीं ना कहीं पे उद्योगों के बढ़ावा देने के तदुपरांत ही बनता है। जब उद्योग किसी क्षेत्र में डेवलप होते हैं, और जब उद्योग डेवलप होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उद्योगों के डेवलप के तदुपरांत आपको नगर जो है वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि जब उद्योग बढ़ते हैं तभी नगरों का विकास होता है। उद्योग बड़ा, मान लें टाटा साहब ने जो है कहीं पर फैक्ट्री खोली बीराने में, और वहाँ पर जो है कोई नहीं आता जाता था। अब बीराने में उन्होंने फैक्ट्री खोल ली, खोलने के बाद में होगा क्या, वहाँ पर जो है वो लोगों के पास जो है बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ जो है इतनी वैकेंसी है और इतने लोग हमको चाहिए, इतने लोग आ जाओ। तो क्या होगा, वैकेंसी निकलेगी, लोग वहाँ पर जाएंगे, उस फैक्ट्री में जो है मान लेते हैं फैक्ट्री खोली, यहाँ पर यहाँ का बंदा, 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 सभी लोग इधर उधर से जो अलग अलग क्षेत्र के निवासी सभी आकर के यहाँ पर काम करना इसी फैक्ट्री में प्रारंभ कर देंगे। जब मेरे प्यारे दोस्त इस फैक्ट्री में काम करना प्रारंभ कर देंगे लोग, और इसी में काम करते रहेंगे, 1 साल 2 साल काम करने के बाद में होगा क्या, इन लोगों की जब काम करने लगेंगे तो भाई ब्याहू चल जाएंगे। इनके ब्याहू मतलब कि क्या होता है, मतलब शादी के लिए जो है रिश्ते आने लगेंगे। शादी होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये लोग क्या सोचेंगे कि यहीं पर जाकर के क्यों ना बस जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई लखनऊ का प्राणी, मतलब कि कोई जो है मान लेते हैं कि बहुत गाँव वगैरह का प्राणी है,
और वह जो है लखनऊ में कोई फैक्ट्री आ गई है तो गांव-गांव से कुल सभी लोग लखनऊ जा करके बसेंगे और डेली का आना जाना कौन यार इतना सहेगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे नहीं ठीक है अब जो है इसी एक एरिया में हम जो है अपना जो है बस जाते हैं। हालांकि पैसे कमा लेते हैं मजदूर लोग, अब पैसे कमाने के आदमी वहीं पर ज़मीन वगैरह देख लेते हैं या फिर वहाँ पर किराए पर मकान ले लेते हैं। और जब वहाँ पर किसी क्षेत्र में उद्योग होने लगते हैं तो वहाँ पर घर वगैरह बनवाए जाते हैं, तो वहाँ पर लोग रहने लगते हैं और रहने के बाद में क्या होता है धीरे धीरे किराए पर रहते हैं, उसके बाद में वहीं पर मकान खरीद लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। इस प्रकार से जो जहाँ सभी लोगों के जो प्राणी थे इधर उधर के, वो प्राणी कहाँ पर के इतने क्षेत्रों के वहाँ एक स्थान पर के आके जाकर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा जैसे हम देते हैं तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, नगर बनने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात गाँव की संख्या में कमी आती है। कमी नहीं आती है वैसे, गाँव के लोगों का नगरों की ओर प्रस्थान करना होता है। हालांकि नगर बने नहीं होते, नगर बनते हैं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, नगर बनते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने से। मेरे प्यारे दोस्त यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने समझा उद्योग क्या होते हैं, समझा इतनी बात। उद्योग के बारे में आपने यहाँ पर समझा, उद्योग के बारे में जब आपने समझ लिया तो उसका नगरीकरण हो जाएगा, तो इसको भी समझ लिया। अब आर्थिक भूगोल में, अब ये ऐसा नहीं कि आर्थिक भूगोल में आप केवल भारत के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, केवल भारत के बारे में आप नहीं चर्चा करेंगे, यहाँ पर विश्व स्तर पर भी चर्चा करनी होगी। तो देखेंगे यहाँ पर विश्व स्तर की कृषि में बात कर रहा हूँ, पशुपालन। अब यहाँ पर विश्व स्तर पर कृषि सबसे ज़्यादा फेमस होती है, सबसे ज़्यादा मतलब कि एक प्रकार से वातावरण को नुकसान पहुँचाने वाली जो कृषि होती है उसको कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि। और स्थानांतरणशील कृषि वह कृषि होती है मेरे प्यारे दोस्त जब क्या होता है, इसी को हम काटो एंड जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। व्हाट डू यू मीन काटो एंड जलाओ कृषि? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि। इसका मतलब होता है यह कृषि जो होती है जनजातीय क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं? मतलब जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों के द्वारा की जाती है, अर्थात जनजातियों के द्वारा की जाती है। जनजाति वह प्राणी होते हैं, वह लोग होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। और यह शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं आदिवासी होते हैं, जंगलों में रहते हैं। और इसके तदुपरांत क्या होता है, उनको हमारे भौतिकवादी समाज से कोई मतलब जो है रिश्ता नहीं होता है। डोंट मैटर क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है, उनको उससे नहीं फर्क पड़ता है। वो केवल और केवल क्या करते हैं, अपने ही समुदाय में रह करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो किसी एक ही क्षेत्र में रहते हैं और एक ही क्षेत्र में रहने के बाद में होता क्या है, एक ही क्षेत्र में रहने के बाद में वह क्या करते हैं, वह लगातार जो है सारी चीज़ें करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में एक मिनट रुको, लाइट के बाद में मैं वीडियो शुरू करता हूँ। हम बता रहे थे आपको स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, मैं माइक लगा लूँ। हम बता रहे थे आपको स्थानांतरणशील कृषि के बारे में कि स्थानांतरणशील कृषि जो होती है वह क्या होती है और स्थानांतरणशील जो कृषि होती है उसको करने के लिए क्यों बाध्य होते हैं लोग। तो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जनजातीय इलाके के जो लोग होते हैं वह इसीलिए यह कृषि करते हैं ताकि उनको जो है ये तकनीकों के बारे में पता नहीं होता। हमारे भौतिकवादी समाज जो हैं उनकी जो भौतिक चीज़ें जो संस्कृति हमारी उनका उनको पता नहीं। जैसे कि हम लोग डेवलप हो गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह से खेत वगैरह जोतते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। वो क्या करते हैं, जंगलों को पहले क्या करते हैं, जाते जलाते हैं, मतलब जो झाड़ी वगैरह होती है उनको साफ़ करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद में जो है काटने मतलब झाड़ियों को जला देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो कुछ बचता है उसको पहले काटते हैं, काटने के बाद में जो बचता है उसको जला देते हैं। इसीलिए ऐसी कृषि को हम काटो जलाओ कृषि कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि होता क्या है स्थानांतरणशील कृषि में कि स्थानों का अंतरण होता है। जैसे कि एक ही जगह पर खाद पानी का प्रयोग लगातार ये करेंगे नहीं, और जब खाद पानी का प्रयोग नहीं करेंगे लोग तो होता यह है कि जब खाद पानी नहीं मिलेगी तो जो ज़मीन होगी वह बंजर हो जाएगी। कब तक जो है बिना खाद पानी के उस पर जो है आप फसल उगाएंगे। तो क्या होती है, ज़मीन क्या होती है, हो जाती है बंजर हो जाती है। और जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो उसे छोड़ करके यहाँ अलग स्थान पर जाते हैं। वहाँ पर फिर पेड़ों को क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटने के बाद में क्या करते हैं, पेड़ों को काटने के बाद में क्या करते हैं, वहीं पर जो है झाड़ी में मतलब आग लगा देते हैं। और जलाने के बाद में क्या होता है, और जब जला देते हैं फिर वहीं पर कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया जो होती है लगातार चलती रहती है। तो यह प्रक्रिया जो होती है ये स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जानी जाती है, जो कि अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अपने भारत की मैं बात करूं और अलग भारत के बाहर अगर अलग अलग देशों में बात करूं तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ये कृषि जो होती है अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखें कितनी बात।
तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए सारे मुद्दे, ठीक। तो ये कृषि होती, कृषि के अंतर्गत पड़ते हैं। पशुपालन भी इसी प्रकार से हो गया, कहीं पर भेड़ पालन होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन होता है, वहाँ के भेड़ पालकों को जकारू कहते हैं। ये सारे मुद्दे इसके अंतर्गत होते हैं। साथ ही साथ आप और भी मुद्दों को पढ़ते हैं, उद्योग धंधे हो गए बहुत सारे। अब उद्योगों में जैसे आपका जो है उद्योग में बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। कपास हो गया, कपास हो गया, कपास उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, और अमेरिका में कैसे कपास होता है, जापान में कैसे कपास होता है, भारत में कैसे कपास होता है। अभ्रक हो गया, तो इसी में प्रकार से अभ्रक हो गया, कपास हो गया, सूती मतलब सूती वस्त्र ही कपास होता है, कॉटन जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जैसे इन सब के उत्पादन, कृषि वगैरह के बारे में यहीं से प्रश्न पूछा था अधिकतर मात्रा में, किसमें, इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत होते। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत ये सारे मुद्दे आपके वो होते थे जनरली। यहाँ पर आपको उद्योग धंधे के बारे में और जितनी भी जो है व्यावसायिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमको पढ़ना होता है। व्यवसाय वगैरह जो भी कुछ हो, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सभी के बारे में जो है हमको पढ़ना होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम ये केवल आर्थिक पक्ष पर चर्चा करते हैं। आर्थिक पक्ष जिससे हमको क्या होती है, इनकम होती थोड़ी बहुत, तो उसको हम इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। ओके, उसके बाद में भारत का भूगोल हम पढ़ते हैं, और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में उद्योग कैसा है, भारत में कृषि कैसी है, भारत में पर्वत कौन कौन से हैं, भारत में नदियां कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार से भारत के विभिन्न स्तर पर, जैसे भारत के विभिन्न बहुत सारे राज्य हैं, उनमें किस प्रकार से पैटर्न होता है, उनके जो है लोग कैसे हैं। कुल मिलाकर के भारत का भूगोल, अर्थात यहाँ पर एक टर्म आपको मिलेगा भूगोल, और केवल किसका, भारत का। तो भारत के को विशेष संदर्भ में रख करके भारत के विशेष के बारे में हमको इस भूगोल के अंतर्गत, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर भूगोल, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये भारत के भूगोल है, इसके भूगोल का आर्थिक पक्ष हमको चर्चा करनी है, या फिर इसके जो है हमको किसके पक्ष पर, या फिर भौतिक पर, या फिर मानव पर, किस पर चर्चा करनी है। इसमें आपको मानव पर भी देखना पड़ेगा, भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, कौन कौन सी प्रजाति रहती हैं, इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी होगी। जनसंख्या भारत की क्या है उसके बारे में देखना होगा। साथ ही साथ हमको भारत में नदियाँ, पहाड़, पर्वत सभी के बारे में देखना होगा। अर्थात भूगोल में जितने सारे शाखाएँ उपशाखाएँ होती हैं भूगोल की, इन सभी शाखाओं उपशाखाओं को हम पढ़ते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत। भारत का क्षेत्रीय भूगोल वगैरह सब का सब आप जो है इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो भारत का भूगोल ये में हम जो है नदियाँ वगैरह, भारत के विशेष संदर्भ में भारत में कौन सी नदी बहती है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी है। इसी प्रकार से और भी नदियाँ भारत में बहती हैं, ब्रह्मपुत्रा हो गई, सिंधु हो गई, चिनाब हो गई, झेलम हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, ब्रह्मपुत्रा तो ये है अपनी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर के कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, जो सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का, मतलब सॉरी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। मैंने बता ही दिया, मैं पूछ रहा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जिसमें मैग्रो नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे मुद्दे आप यहीं पर देखेंगे, जो है आपका डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती, कौन सी एस्चुरी बनाती हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इसी प्रकार से कौन सी नदियाँ क्या होती हैं, सदा नीरा होती, मतलब उनमें हमेशा जल भरा रहता है। गोखुर झील क्या होता है। इसी प्रकार जितने भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में, भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में। ओके, ध्यान रखें भारत के पठार कौन कौन से हैं, कि मालवा का पठार कौन सा है, बुंदेलखंड का कौन सा पठार है, बघेलखंड का कौन सा है, असम में कौन सा पठार है, और उसके बाद में इसी प्रकार से किस पठार में क्या क्या कोयला कहाँ पे पाया जा रहा है, अभ्रक कहाँ पे पाया जा रहा है। इसी प्रकार से सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों को भी हमको भारत के भूगोल के अंतर्गत देखना पड़ेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष के अंतर्गत जो मुद्दे हम देखेंगे, आर्थिक पक्ष के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों केवल और केवल आर्थिक चीज़ों पर ही हम ध्यान देखेंगे, केवल और केवल आर्थिक पक्ष पर ध्यान देंगे। जबकि जो भारत का भूगोल होगा इसमें हम आर्थिक पक्ष, भौतिक पक्ष, मतलब जितने भी पक्ष होंगे, मानवीय पक्ष, सभी पक्षों पर हम भारत के विशेष संदर्भ में देखेंगे। और यह आर्थिक भूगोल जो होगा यह विश्व के स्तर पर होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बीए सेकंड ईयर में ये मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीए थर्ड ईयर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुझे अब नहीं लगता कि इतने और अच्छे तरीके से आपको मैं बता सकता हूं। हालांकि हमने जितने भी अच्छे तरीके से आपको समझाना था बता दिया। अब जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, वैसे तो आपके सिलेबस जो हैं वो शुक्ला ID पॉइंट चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर अपलोड हो रहे हैं फटाफट से, धड़ल्ले के साथ लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, थर्ड ईयर का भी लेक्चर अपलोडेड है और उसके बाद में सेकंड ईयर का भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं लगातार। ओके, लगभग 8 से 10 चैप्टर आपके जो आर्थिक भूगोल के
और लगभग 5 से 6 चैप्टर आपके भारत के भूगोल से संबंधित अपलोड हो गए हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में इतने सारे मंथन करने के बाद, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में आप प्रवेश करते हैं बीए थर्ड ईयर में। और जब आप प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बीए थर्ड ईयर में, तो उसमें आपको यहाँ पर एक जो है समस्या यह खड़ी होती है, इसमें आपको एक पेपर छोड़ना होता है। मान लेते हैं आपने ज्योग्राफी लिया था, सोशियोलॉजी लिया था और हिंदी साहित्य लिया था। अब इसमें एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ना पड़ेगा तो उसमें बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी छोड़ देते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि जो ज्योग्राफी होता है आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें 100 नंबर के जो है आपके पूर्णांक नहीं होता, इसमें आपका लगभग जो है 70 नंबर या 75 नंबर का पूर्णांक होता है। ओके, 70 नंबर या 75 नंबर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पैटर्न होता है। जिसमें 70 नंबर का पूर्णांक होता है पेपर का, उसमें 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। जिसमें 75 होता है उसमें 25 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, या स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, मतलब कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। बाकी जो 30 मतलब जो 70 होते हैं आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप हल करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ओके, ध्यान रखेंगे यही प्रक्रिया बीए थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों में यही प्रक्रिया होती है। ओके, अब जब आप बीए थर्ड ईयर पहुंचते हैं तो भैया आपको पेपर आप कितने जो है एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, 3 पेपर मिलेंगे। क्योंकि आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पेपर कितने होंगे 2 सब्जेक्टों में, प्रत्येक सब्जेक्ट का कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। आइए बात करते हैं, तो बीए थर्ड ईयर में आप पहुंच चुके हैं। बीए थर्ड ईयर पहुंचने के बाद में आपको बीए थर्ड ईयर जो होगा, थर्ड ईयर पहुंचे मान लेते हैं, थर्ड ईयर में आपको पेपर कितने मिलेंगे। थर्ड ईयर में आपको पेपर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पेपर मिलेंगे आपको 3। तो पेपर 1 देख लेते हैं। पहला पेपर होगा पेपर 1, दूसरा पेपर होगा पेपर 2 और तीसरा पेपर होगा मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 3। ओके, अब इसी को चाहे सेमेस्टर मान लो यार थर्ड ईयर को, और चाहे पार्ट वगैरह बोल लो, जो आपको मर्जी हो बोल लो, मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। इसी को चाहे आप जो है बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बोल लो, तो पार्ट 3 ये है। ओके, ध्यान रखें। बात कर लेते हैं पेपर। अब 3 जो है प्रश्न पत्र बटा होता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है बच्चे के अंतर्गत, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं पेपर 3 को लेकर के। पेपर 3 को विशेष संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, हालांकि आप समझिए पहले, यहाँ पर समझिए, बोर्ड पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपके। यहाँ पर समझिए मेरे प्यारे दोस्त, पेपर 1 का क्या नाम है। पेपर 1 का क्या नाम है आपके हिंदी में बताना चाहूँ, भौगोलिक चिंतन, या फिर इसी को हम कहते हैं विचारधारा। सभी का बता रहा हूँ, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में ही चलता है। ओके, इसी को हम अंग्रेजी में बताना चाहें तो अंग्रेजी वाले सुनिए, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल थॉट्स। ओके, ये हो गया आपका पेपर 1। ओके, अभी समझाएंगे इसमें इसके अंतर्गत क्या पूछा आता है। दूसरा होता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ओके, इसको इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं। हालांकि जो है स्पेलिंग है वो सही लिखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, INVIRO। ओके, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, देख लीजिएगा आप लोग, इंग्लिश मेरी उतनी मजबूत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पेपर 1 हो गया आपका, पेपर 2 पर्यावरणीय अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज, और पेपर 3 जो होता है आपका पेपर 3, उसको अभी मैं लिख दूंगा क्योंकि इसके 3 भाग होते हैं। हालांकि मैं बता दें आपको, पेपर 3 जो है, पेपर जो इसमें होता है, इसमें पढ़ते हैं विश्व का, एक मिनट लिख देता हूँ, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। ओके, अब विश्व के क्षेत्रीय भूगोल को हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी। ओके, ध्यान रखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 भागों में या 3 पार्ट में होता है आपका। ध्यान रखेंगे, बड़ी ही ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बड़े ही ध्यान समझेंगे आप लोग, ठीक। जो इसमें आ होता है, खंड आ, बा और सा, यानी सी, बी और ए, पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अब जो खंड आ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, खंड आ से आपका पूछा आता है, खंड आ का क्या नाम है, दक्षिण पूर्व एशिया, क्या, दक्षिण पश्चिम एशिया, सॉरी दक्षिण पश्चिम
दक्षिण पश्चिम एशिया। इसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट एशिया। ओके, अब इसको हिंदी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेपर जो दो होता है आपका खंडवा, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूरब एशिया। ओके, दक्षिण पूरब एशिया इसको कहते हैं आप साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अब उसके बाद में खंड सा जो होता है आपका, सा में क्या पढ़ते हैं, सा में आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया, या कहीं कहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, केवल और केवल क्या मिलेगा, पूर्वी एशिया। ओके, यही मिलेगा। इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं FAR फार, ओके, ईस्ट एशिया। ये सारे मुद्दे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इतने जो है आपके BA थर्ड ईयर में इतना जो पेपर होता है। अब इनमें से आपको पढ़ना क्या होता है, देखेंगे पेपर 1 जो होता है इसमें आप भौगोलिक चिंतन पढ़ते हैं, पेपर 2 तो पर्यावरण अध्ययन, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी होता है, सभी लोग पढ़ते हैं। पेपर 3 में आके कन्फ्यूज़न होती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है पेपर 3 में मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 3 में होता है विश्व का क्षेत्रीय भूगोल पढ़ना तो है, लेकिन विश्व का क्षेत्रीय भूगोल में हमको क्या जो है दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ना है, दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ना है, फिर सुदूर पूर्व एशिया पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप जो है कहाँ पे गए होंगे, जो है आप जब भी आप जो है क्या करने गए होंगे, एडमिशन करवाने जाते हैं, उसमें सब्जेक्ट लेते समय आपको यहाँ जो है ऑप्शन में आता है 3 ऑप्शन में, मतलब चॉइस आपको करना होता है कि आप क्या लेंगे। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने एडमिशन करते समय या फिर आपके कॉलेज में किस प्रकार के लोगों ने क्या आप में कर दिया है, क्या कॉलेज चलाता है, क्या ज़्यादा उसको सूटेबल होता है, कौन से उसके पास जो है, वैसे टीचर तो जो होगा वो सभी लोगों सभी के बारे में पता होगा कि सुदूर पूर्व एशिया में कौन से देश होते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश होते हैं और दक्षिण पश्चिम में कौन से देश होते हैं, वो सभी को पता होता है, मतलब जो टीचर होता है उसको पता होता है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक जो है आपका चूज होता है, मतलब पेपर एक ही होगा, चाहे बा हो, चाहे आ हो और चाहे सा हो। ओके, अब आप ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे, और जो 3 पेपर होगा इसमें भी 3 होते हैं, लेकिन इनमें तीनों में से केवल एक ही होगा, अर्थात पहला पेपर ये, दूसरा पेपर ये और तीसरा पेपर चाहे आपका ये चाहे ये चाहे ये, इन तीनों में से कोई एक। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में आपका सुदूर पूर्व एशिया, किसी किसी में आपका जो है दक्षिण पूर्व एशिया, किसी किसी में दक्षिण पश्चिम एशिया, मतलब कि ये हो सकता है कॉलेज डिनोट करता हो, और या कहीं कहीं पे जो है मल्टीपल चॉइस, मतलब खुद अपने अनुसार इसको चूज कर सकते हैं। अधिकतर में आप खुद ही चूज कर सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम भौगोलिक चिंतन क्या होता है। भौगोलिक चिंतन में हम देखते हैं प्राचीन से लेकर के भूगोल की वर्तमान दशा तक के बारे में, अर्थात प्राचीन काल में भूगोल की कैसी व्यवस्था थी, भूगोल के मतलब भूगोल में हम क्या पढ़ते थे, और भूगोल में पढ़ने के तदुपरांत आज के परिप्रेक्ष्य में हम क्या पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पहले हम भूगोल के अंतर्गत प्राचीनता से लेंगे, जैसे भारत का जो है भारतीय भूगोलवेत्ताओं का या जो है प्राचीन भारत के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान दिया गया, इसके बारे में आपको बताना होता है। साथ ही साथ भौगोलिक चिंतन में आप जो है बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उन सभी विचारधाराओं को बताना होता है। बहुत सारे जो है कार्ल लिटर वगैरह है, और उसके बाद में हिकेटियस हो गए, इरेटास्थनीज हो गए, जियोग्राफिया जिसने शब्द दिया जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी, उन सभी चीज़ों के बारे में कौन कौन से विद्वान भूगोलवेत्ता हुए, उनकी कौन कौन सी पुस्तक हुई है, उन सभी के पुस्तकों के बारे में हमको पढ़ना होता है। साथ ही साथ पुस्तकों के बारे में पढ़ने के तदुपरांत ही क्या होता है, उनकी विचारधाराएँ, उनकी संकल्पना और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी हमको एक प्रकार से जानना पड़ता है कि हाँ यह सिद्धांत इस फलाने ने, मतलब कि फलाने ने दिया है, यह सिद्धांत फलाने ने दिया है, यह बात हमको पता होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखिए कि संभववाद, प्रगतिवाद, ये सब जो है पता होना चाहिए किसने दिया है। हालांकि इसने डीप तक जाकर के आपसे नहीं पूछेगा कि संभववाद में क्या चीज़ें होती हैं, हालांकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि संभववाद क्या होता है, क्योंकि आप BA फर्स्ट ईयर में ये बातें पढ़ चुके हैं किसमें, मानव भूगोल के अंतर्गत, इसीलिए वहाँ पर मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो जब आप भौगोलिक चिंतन पढ़ रहे हो, भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे हो, जियोग्राफिकल थॉट पढ़ रहे हो। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो जियोग्राफिकल थॉट जो होता है आपका, उसके अंतर्गत आप कुल मिलाकर के
जो भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं, कौन सी पुस्तक किसकी है, कौन सी पुस्तक किसकी है। ओके, उसके बाद में आप क्या पढ़ते हैं, भौगोलिक चिंतन में ही आप जो विचारधाराएं होती विभिन्न विद्वानों की, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं की, उनको पढ़ते हैं। इसी के बाद में जो है यहीं पर यही सारी चीज़ें होती हैं। उनकी पुस्तकों के नाम पूछेगा आपके लघु उत्तरीय में। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में अब ऑब्जेक्टिव कुछ यूनिवर्सिटियाँ करवा रही पेपर इसका, और कुछ में अभी भी जो है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय फॉर्म में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप संबंधित है वहाँ पर यही विचारधाराएं चलती हैं। तो भौगोलिक विचारधारा संबंधित एक महासंग्राम सीरीज, एक हमने जो है रिवीजन का चस्का नाम से एक जो है वीडियो बनाई, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर बड़े आसानी से पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 में हमने बहुत सारे विद्वानों की पुस्तकों के बारे में उस वीडियो में बताया है, तो BA थर्ड ईयर वालों वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। ओके, पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। हालांकि इसके अंतर्गत हमने इसमें जो है कार्ल लिटर वगैरह, महोदय, कुमारी सेम्पुल, ये सारे के सारे भूगोलवेत्ता शामिल हैं। उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन आपको पता होना चाहिए कि कुमारी सेम्पुल कौन है, इराटोस्थेनीज कौन है, हिकेटियस कौन है, ठीक है, ये सब कौन है, जो है टॉलेमी कौन है, ठीक, ये सब कौन है, इनके बारे में मतलब एक प्रकार से इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। ओके, ध्यान रखिए। तो इन सभी से बारे में वीडियो हमने बना दी है, इसको देख लेंगे आप। अगला पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन का मतलब होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें आप पर्यावरण के बारे में जैसे पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी पर्यावरण समझते हैं, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, इसमें सतत विकास वगैरह हो गया, इसमें वन जो है विनाश के कारण वन वगैरह के बारे में, मतलब जितने भी आपका इन्वायरमेंट है अर्थात पर्यावरणीय चीज़ पढ़ते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण के जितने भी पहलू होते हैं सब इसी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो 1986 की नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति रिपोर्ट वगैरह, जो कुछ भी आता है वो सब का सब इस पेपर के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो भी नया कलेक्शन होता है, नया डाटा होता है, यह सब आप जो है पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में हमने बता दिया है। 1 घंटे के लगभग वीडियो होगी, उसमें हमने मॉडल पेपर के बारे में बताया, उसमें हमने विभिन्न चीज़ों को बताया। ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, मतलब कि जिसको आप कहते हैं वैश्विक तापन हो गया, या इसी प्रकार से चिपको आंदोलन हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा करवाया गया चिपको आंदोलन हो गया, ये सारे के सारे आंदोलन भी इसी में होते हैं। नदी जोड़ो परियोजनाएं हो गई, बांध वगैरह हो गया, बांध बनाने के लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, बांध बनाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, बांध बनेगा तो स्थापन मतलब विस्थापन की समस्या बढ़ेगी, जनजातियों का मतलब जनजाति या फिर जितने भी लोग वहाँ पर रहेंगे उनका क्या होगा, स्थानांतरण होगा, विभिन्न वनस्पतियाँ क्या होगी, नष्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं इसी के अंतर्गत होती हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं भी पर्यावरणीय का जो अध्ययन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं। ध्यान रखें, जितना भी सिलेबस हमने जियोग्राफी का बताया ना, ये सारे के सारे सिलेबस आपके एक ही जो है, अगर मैं बात करूं किसी में शामिल हैं, यूपीएससी के सिलेबस में सारे के सारे मुद्दे आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूपीएससी क्या, यूपीएससी एक ऐसी संस्था होती है यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा वगैरह करवाती है। आईएएस की परीक्षा करवाती है, पीसीएस के लिए अलग कमीशन होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो यूपीएससी जो होती है आपका एक प्रकार से सर्विस कमीशन है, और यह सर्विस कमीशन के लिए हम लोगों को चुनती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर बीए जो है 3rd ईयर में आप जो है जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, मतलब कि 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर में जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, तो जियोग्राफी की आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है यूपीएससी में मिला सकते हैं। अगर इन सभी मुद्दों को आपने पढ़ लिया सही तरीके से तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक आईएएस बनने से। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने जियोग्राफी बीए मतलब बीए का कोई सब्जेक्ट हो ऐसा जो आपने पढ़ लिया जो आईएएस में पूछे जाने योग्य होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने एक वीडियो बनाया आईएएस के बारे में, आईएएस और बीए के चीज़ों को कंपेयर किया, उसको देख लेंगे। हालांकि एक न्यू वीडियो में बनाऊंगा इस पर, थोड़ा अपडेट हो करके, तो उसको देखिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। हालांकि पुरानी वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। पेपर 2 में कुल मिलाकर के आपको इन्वायरमेंट से जो पर्यावरण होता है इसके बारे में, पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में हमको पढ़ना होता है। इसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, कैसे हम अपने भारत का विकास तो कर रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है, मतलब डेवलप्ड कंट्री, मतलब डेवलप कंट्री है भारत। क्या है? डेवलप कंट्री। अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। ओके, डेवलप्ड मतलब क्या होता है? विकास जो है, विकसित देश। और डेवलप मतलब क्या होता है कि विकासशील, मतलब कि हमारा विकास हो रहा है, अमेरिका का विकास हो चुका है। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। तो हमारा विकास हो रहा है, तो विकास के लिए ऐसा ना हो कि हम जो है पर्यावरण को ना ध्यान में रखें, पर्यावरण को बिना ध्यान में रखते हुए हम जो है खनिज संसाधनों का खूब दोहन करें, उसके बाद में पर्यावरण के कोई संकट उत्पन्न हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करें जिससे
से पर्यावरण को हानि पहुँचे, ऐसा बिल्कुल को हम कार्य ना करें और एक प्रकार से पर्यावरण को ध्यान में रख करके हम अपना विकास करें। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात क्या कहते हैं, उसी को हम सतत विकास या सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा मुद्दा पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हम पूछे जाते हैं, मतलब आपसे, या आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको बात। अगर एक भी मुद्दा समझ में नहीं आया तो मैं सोचूंगा कि मेरा पढ़ाना आपका जो है आपको बेकार हो रहा है। अब विश्व का क्षेत्रीय भूगोल यानी वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? रीजनल ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि कहीं ना कहीं पे आपको रीजनल मतलब रीजन का काम होता है, क्षेत्रीय जो भूगोल होता है उसमें आप कहीं ना कहीं पे आपको आरी पड़ोस, आपके अगल बगल की चीज़ों के बारे में, आपके अगल बगल क्या क्या चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उसमें आपको आयात निर्यात करना हुआ। मान लेते हैं आप IAS ऑफिसर बनते हैं या फिर आप कोई बड़े जो है अधिकारी बनते हैं, उसमें आपको ये सब मतलब काम मान लेते हैं कि आपको चाइना से कैसा व्यापार रखना है, चाइना में क्या होता है, जापान में क्या होता है, सऊदी अरब में क्या होता है, यमन, ओमान, कुवैत, बहरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जो है, इन सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सबको आखिरकार हमको पता होनी चाहिए ना। सूडान में क्या होता है, साथ ही साथ जापान में जो है नागासाकी, मतलब नागासाकी करें वो तो बम गिरा था, जापान में जो है आपका जो है क्यूशू हो गया, होक्काइडो हो गया, यहाँ सब क्या पाए जाते हैं। हालांकि ये सारे के सारे मुद्दे जब आप यहाँ पे पढ़ लेते रीजनल ज्योग्राफी, उसके बाद में आप जो BA सेकेंड ईयर वाला होता है आपका, उसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद में उसको क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं, भौगोलिक मतलब कि एक प्रकार से क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत मतलब कि उसके ये कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपको तो वहाँ बताया जाता है कि हाँ वहाँ पर जो है जैसे अमेरिका में कपास है, तो अमेरिका कहाँ पर है वह आप पढ़ेंगे, मतलब अमेरिका कहाँ पर है वो वहाँ पर तो बता दिया जाएगा, लेकिन विस्तार से अगर पढ़ना है तो अपने एशिया के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर के एशिया को कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे एशिया में 3 भाग हो गया है और इसमें एशिया के समस्त देशों को हमने समाहित किया। अधिकतर जो है देश इसमें नहीं समाहित हैं, लेकिन हाँ जितने भी देश हैं आपके एशिया के लगभग सारे देश इसी के अंतर्गत आपके समाहित मिलेंगे। तो एशिया को 3 भागों में बांटते हैं हम। एशिया में बहुत सारे देश हैं, उन्हीं सभी देशों को अलग अलग बांटते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम। तो एशिया मतलब एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में जो देश होंगे वो इसमें होंगे। दक्षिण पश्चिम मतलब आप देख सकते हैं पश्चिम, पश्चिम में पाश्चात्य, आपने सुना होगा पाश्चात्य चीज़ें। पश्चिम का मतलब क्या होता है, आप जैसे कि आप जैसे गुजरात वगैरह के इधर जाएंगे, मतलब पाकिस्तान के उधर जाएंगे तो ये पश्चिमी प्रांत हो गया आपका। तो कहाँ दक्षिण पश्चिम के बारे में पूछ रहा है ना। अब दक्षिण पश्चिम में आपका क्या होता है भैया, सऊदी अरब हो गया। दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे सऊदी अरब, एशिया के दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से देश होता है, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरान हो गया। ये सारे इसके सारे देश जो होते हैं या कहीं ना कहीं पे दक्षिण पश्चिम एशिया में आते हैं। और दक्षिण पश्चिम एशिया के जो देश होते हैं या तेल बेचते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, तेल का जो है क्या कहते हैं निर्यात करते हैं, बेचते हैं, और इसी पर इनका पूरा का पूरा GDP यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो सारा का सारा मुद्दा होता है, या कहीं ना कहीं पे दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों का किस पर डिपेंड होता है, या तो खजूर पर और या तो किस पर, या तो उनके तेल पर। केवल वहाँ पर तेल पैदा होता है, वहाँ पर जो या खनिज संपदा है इसके पास एक क्या, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। ओके, ध्यान रखें। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में हमको क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी होनी चाहिए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो क्षेत्रीय स्तर पर हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कब, जब हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। ओके, ध्यान रखेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया जो होती है इसमें हमने देश बता दिया, और भी देश शामिल है, जब हम विस्तार चर्चा करेंगे। हालांकि इससे संबंधित वीडियो 1-1.5 घंटे की बनी है, उसको देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें हम दक्षिण पश्चिम एशिया का सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा है, सामाजिक परिदृश्य कैसा है, इसी के बाद में व्यापारिक परिदृश्य कैसा है, इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा करी है। वहाँ पर खजूर उत्पादन कैसा होता है। यहाँ पर एक देश होगा इजराइल, जो कि कैसे जो है इजराइल फिलिस्तीन, तो ये जॉर्डन वगैरह भी इसी, मिस्र भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि मिस्र और ये सब देश कहाँ पर हैं, मिस्र वगैरह आपके हैं तो भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर, अफ्रीका के देश है मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक दृष्टि से वो कहाँ पर हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से वह दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब कि एशिया की ही देश माने जाते हैं, इसीलिए उसको हम इसी के अंतर्गत रख लेते हैं और पढ़ते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इनसे भारत का कैसा ट्रेड है, व्यापार क्या कैसे हो रहा है, सुएज नहर के माध्यम से कैसा कैसा व्यापार चल रहा है। सुएज नहर से यहाँ से प्रश्न पूछता है, और एक नहर होती कभी कभी आपसे पूछता है सुएज नहर, और एक नहर और है पनामा। तो सुएज और पनामा का तुलनात्मक अध्ययन है, इन दोनों के बीच में अंतर पूछता है। कहाँ पे, BA सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा। BA सेकेंड ईयर में वहाँ पर जब उद्योगों का व्यापार, मतलब उद्योग पढ़ते हैं आप, तो उद्योगों में व्यापार वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके बारे में वहाँ पर पूछा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम में से, जिसमें आप इजराइल के बारे में पढ़ते हैं। इजराइल जो देश है उसकी एक जो है खुफिया एजेंसी है मोसाद, बड़ी ही जो है धांसू एजेंसी है, और किसी को छोड़ती वोड़ती नहीं हो। मतलब कि जैसे मान लेते हैं आपने
उसको कहीं 15-20 साल पे कहीं खतरा पहुंचाया है, मतलब किसी भी यहूदी को, तो वह उसको ढूंढ ढूंढ के मारेगी। अब बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो अकेले देश है इजराइल, लेकिन उनके किनारे जो जितने भी बसे, सऊदी अरब हो गया, चाहे ईरान इराक हो गए, ये सभी देश उससे डरे रहते हैं हमेशा, क्योंकि यह कि इजराइल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह बने रहते हैं और मतलब बहुत विकसित कंट्री है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे इसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। उसके बाद में क्या होता है, पेपर मतलब सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी हम दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ते हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अंग्रेजी में हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पूरब में जाएंगे आप। अब पूरब में दक्षिण पूर्व एशिया में क्या होता है आपका, दक्षिण और पूरब। दक्षिण में क्या होता है, दक्षिणी में आप देखेंगे दक्षिण में क्या होता है आपका, दक्षिण में आप जाएंगे तो श्रीलंका से वगैरह से, और इसके बाद में और इधर जाइए भारत के दक्षिण में और पूरब दिशा में, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। म्यांमार के बाद में और क्या मिलेगा, म्यांमार के बाद में थाईलैंड मिलेगा। उसके बाद में थाईलैंड के नीचे आप सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, ये सारे के सारे, इंडोनेशिया हो गया, इसके जावा सुमात्रा द्वीप वगैरह, इन सभी के बारे में आए दिनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी आपके किस में शामिल हैं, इसी में शामिल है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये हो गया आपके किसमें, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत ये शामिल है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया जो होती कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति से मैच खाती दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, यह बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप सुदूर पूर्व एशिया के बारे में पढ़ते हैं। सुदूर पूर्व एशिया में आपका जापान हो गया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया हो गया। उसके बाद में आपका चाइना तो हो गया, अपना जो है पुराना जो कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं, सब कुछ खा लेता है, जो है कोरोना का जन्मदाता। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पे यही होते हैं, सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत हम चाइना के व्यापार, मुख्य रूप से चीन और क्या, जापान, मुख्य रूप से चीन और जापान के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो जापान और चीन के बारे में विधिवत रूप हमको जानकारी होनी चाहिए, यहीं से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप में ये शामिल है कि ये शामिल है कि ये शामिल है, ये आपको पता होगा, आपके कॉलेज में पता होगा। आपके कॉलेज में जाइए और देख लीजिए क्या है और क्या चल रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का पूरा ब्यौरा, विस्तार से हमने समझा और जाना क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो फटाफट से आप लाइक करेंगे। अगर वीडियो में अगर मज़ा आई तो वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग मज़ा ले सकें। और इसी प्रकार से एक ही वीडियो के अंतर्गत आप जो है BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में जानकारी ले सकें। ओके, और देख लेंगे, इसमें हमने जो है आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक एक मुद्दे को हमने चर्चा कर ली। हालांकि इस पर भी वीडियो अपलोड है, इस पर सभी पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है। इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर सर्च करके यूट्यूब पर आसानी से सर्च करने का तरीका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए। आप सर्च करेंगे, उसके अंदर उसके बगल में शुक्ला स्टडी पॉइंट क्या लिखेंगे, शुक्ला स्टडी पॉइंट, शुक्ला ID पॉइंट अवश्य लिख देंगे। जब शुक्ला ID पॉइंट लिख देंगे, जैसे सर्च किया आपने कि जो है भौगोलिक चिंतन या भौगोलिक विचारधारा, आपने सर्च किया भौगोलिक विचारधारा BA थर्ड ईयर ऑन शुक्ला ID पॉइंट, या आप लिख देंगे केवल शुक्ला ID पॉइंट लिख दीजिएगा, और भौगोलिक विचारधारा मतलब BA थर्ड ईयर जियोग्राफी शुक्ला स्टडी पॉइंट आप ऐसे लिख देंगे। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको हमारे जितने भी वीडियो होंगे BA थर्ड ईयर के वो आपको मिल जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।